एंटीलिया। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक आलीशान घर शायद। लेकिन ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक सिंबल है जिसके कई मतलब हैं। तो आज हम इसकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो सुनकर ही हैरान कर देता है। 2023 में बिलियनर मुकेश अंबानी के इस घर एंटीलिया की कीमत आंकी गई 4.6 बिलियन US डॉलर्स। जी हाँ, इससे ये दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट घरों में से एक बन जाता है। अब इसके कुछ खासियतों के बारे में सुनिए। सच में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये 27 मंजिला बिल्डिंग है, आसमान छूती हुई। पर सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं, इसके अंदर 168 कारों का गैराज, 3 हेलीपैड, 50 सीट वाला एक पूरा मूवी थिएटर और तो और एक स्नो रूम भी है जहां आर्टिफिशियल बर्फ बनती है। सोच कर देखिए। और इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए पूरे 600 लोगों का स्टाफ लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ इसके प्राइस टैग या इसकी शानो शौकत की नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस चमक दमक के पीछे कंट्रोवर्सी है, क्राइम है और हमारे शहरों के भविष्य से जुड़े कुछ बहुत गंभीर सवाल भी हैं। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन। एंटीलिया कहाँ है? ये मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर है, जिसे इंडिया की बिलियनेयर्स रो भी कहा जाता है। और ये कॉन्टेक्स्ट इसकी कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक समय में इसे दुनिया की 10वीं सबसे महंगी सड़क का दर्जा दिया गया था। यहाँ प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर हैं और ये एरिया इंडिया के सबसे अमीर परिवारों का घर है। तो सवाल ये है कि इस दौलत और ताकत के इतने बड़े सिंबल की बुनियाद में आखिर है क्या? बस यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। एंटीलिया की चमक दमक के नीचे एक कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री दबी हुई है और इसकी शुरुआत होती है उस जमीन से जिस पर यह बनाया गया। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1895 में इस जमीन पर एक अनाथालय, एक ऑर्फनेज हुआ करता था। फिर आया साल 2002। ऑर्फनेज के ट्रस्ट ने इसे बेचने की परमिशन मांगी और उन्हें मिल भी गई। और बस जुलाई 2002 में यह प्लॉट मुकेश अंबानी से जुड़ी एक कंपनी को बेच दिया गया। और बस यहीं से शुरू हुआ सारा विवाद। ये सौदा हुआ था सिर्फ 2.5 मिलियन डॉलर्स में, जबकि उस वक्त इस जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 18 मिलियन डॉलर्स थी। ये जो इतना बड़ा डिफरेंस था, यही सारी कंट्रोवर्सी की जड़ बना। लीगली भी इस डील पर कई सवाल उठे। कहा गया कि यह सेल वक्फ एक्ट का सीधा सीधा वायलेशन थी, जिसके लिए बोर्ड की परमिशन चाहिए ही थी। शुरू में वक्फ मिनिस्टर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका विरोध भी किया। यहां तक कि वक्फ बोर्ड कोर्ट में भी गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन वापस ले ली और इस तरह ये डील हो गई। अगर अब तक लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ एक जमीनी विवाद की है, तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। साल 2021 में ये कहानी रियल एस्टेट से निकलकर एक ट्रू क्राइम थ्रिलर बन गई। एक ऐसी थ्रिलर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ ये कि 25 फरवरी 2021 को एंटीलिया से अचानक 400 मीटर दूर एक संदिग्ध लावारिस एसयूवी खड़ी मिली। जाहिर है ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने तुरंत सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जब उस गाड़ी को चेक किया गया तो अंदर से मिली 20 जिलेटिन स्टिक्स, साथ में एक धमकी भरा खत जिसमें साफ साफ लिखा था, अगली बार बम फटेगा। ये एक सीधी, बहुत ही गंभीर धमकी थी जिसने मामले को बिल्कुल बदल दिया। अब इतना हाई प्रोफाइल केस था तो इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस चीफ को सौंपा गया। और ट्विस्ट ये था कि जिसके ऊपर इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी थी, वही इस सारी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। तो ये साजिश थी क्या? स्टेप 1, एक कार प्लांट करो। साजिशकर्ता ने ये बॉम्ब थ्रेट का पूरा नाटक किया ताकि एक बड़ा सिक्योरिटी स्केयर क्रिएट हो सके। स्टेप 2, गवाह को खत्म करो। उसने एसयूवी के मालिक मनसुख हिरन, जो कि इस प्लान में शामिल था, उसका मर्डर कर दिया। और स्टेप 3, हीरो बनो। इस सब के पीछे का मकसद अपनी सुपर कॉप वाली इमेज को वापस पाना और इस मौके का फायदा उठाकर पैसे वसूलना। तो इन सब कंट्रोवर्सीज और क्राइम से आगे बढ़कर देखें तो एंटीलिया आज मॉडर्न इंडिया में एक बहुत बड़े सोशल डिवीजन का, एक बंटवारे का सिंबल बन गया है। आइए देखते हैं कि ये बिल्डिंग अपने आसपास के समाज के बारे में क्या बताती है। इसी मुद्दे पर टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, "ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। इसी से क्रांतियां होती हैं।
सोचिए, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना कितनी बड़ी बात है। और ये बिल्डिंग इंडिया के शहरों में जो बढ़ती हुई असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसका एक जीता जागता पावरफुल सिंबल है। एक तरफ एंटीलिया जैसी बेइंतहा दौलत और दूसरी तरफ उन्हीं शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी की कठोर सच्चाई। एकेडमिक सर्कल्स में इस डिबेट को एक कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखा जाता है, द राइट टू द सिटी, यानी शहर पर अधिकार। इसका मतलब सिंपल है, शहर के फायदे और उसके रिसोर्सेज पर सिर्फ अमीर लोगों का ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर इंसान का हक होना चाहिए। और एंटीलिया ये बिल्डिंग इसी बहस का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बनकर खड़ी है कि आखिर शहर पर किसका हक है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, जब एक घर सिर्फ एक घर ना रहकर समाज के बंटवारे का एक लैंडमार्क बन जाए, तो ये अपने आसपास के शहर और समाज के बारे में हमें क्या बता रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।